नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल ये पूछा गया था कि जी 2012 से कोई वकील साहब कहते आ रहे हैं कि बस एमनेस्टी आ रही है, एमनेस्टी आ रही है, एमनेस्टी आ रही है, तो कब आएगी? और मैं इसका जवाब ये दे रहा था कि कॉमन सेंस से डिक्टेट करती है कि इतने जो लोग यहाँ पे लीगल रह रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरी नज़र में जो चीज़ हो रही है वो ये कि इंस्टेड ऑफ अनाउंसिंग एन एमनेस्टी, वो क्या करते हैं कि वो अपने कानून में कुछ लचक पैदा करते हैं हर वक्त, और उसमें फिर जब आपको ये डिसीजंस आने शुरू होते हैं, अब जिस तरह एक वेव ऑफ डिसीजंस कोई ना कोई अच्छी आ जाती है और इसके बाद फिर थोड़ी खामोशी हो जाती है, फिर एक वेव आती है, फिर थोड़ी खामोशी हो जाती है। इसमें क्या है, आपके केस में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। मैं हमेशा एक बात किस लिए कहता हूँ, आपका केस कभी भी लापरवाही से और लावारिसी से नहीं होना चाहिए। यानी क्या मतलब हुआ उसका, कुछ ना कुछ उसका डालते रहिए, अपना केस कुछ ना कुछ हमेशा होम ऑफिस में इन टच रहें उनके साथ। उसका फ़ायदा क्या होता है जब भी कभी कोई उनकी इंटरनल वो एक रिव्यू करते हैं केसेस का, उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप एक चीज़ में मौजूद ही नहीं है, आप सिस्टम में हैं ही नहीं, तो जब भी कभी कोई इंटरनल रिव्यू होगा आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। मेरे सामने कितनी दफ़ा होता है कि किसी का अचानक स्टेटस लगकर आ जाएगा जो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन क्यों? क्योंकि वो पिछले 7, 8, 9 साल से कॉन्स्टेंटली सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ डाल के चलते आ रहे हैं। सो इसलिए मैं ये कहूँगा, मेरी नज़र में कोई आउट एंड आउट एमनेस्टी होना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करें नाइजल फराज को, या आप देखें टेरेसा मे जो अब हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, कि वो एमनेस्टी अनाउंस करें, तो कैसा महसूस होगा? जबकि ये लोग कितने बयानात देते रहे हैं इस चीज़ के खिलाफ कि इमिग्रेंट्स को इस कंट्री में रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये तो इस चीज़ के खिलाफ है कि आप क्वालिफाई करके पॉइंट्स के ऊपर कानूनी तौर पे यहाँ पर आएँ, तो जो लोग इलीगल हैं उनको आम एक माफ़ी दे दी जाए और आम स्टेटस दे दिया जाए, तो ये तो लोग ईंट से ईंट बजा देंगे यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा कि आम माफ़ी अनाउंस कर दी जाए, लेकिन ये कि पोर्शंस के अंदर कुछ करेंगे, बिट बाय बिट करेंगे, कभी किसी को लेके, कभी किसी को लेके, कभी किसी को लेके। सो कभी कह सकते हैं कि अच्छा जी, जिन लोगों ने ह्यूमन राइट्स क्लेम्स डाले इस डेट से इस डेट तक और अभी तक उनका काम डिसाइड नहीं हुआ, चलो हम उनको दे देते हैं। कभी वो हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ करें कि जी जिन लोगों के 7 साल से ज़्यादा के बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, उनके केसेस एक दफ़ा डल चुके हैं और रिफ्यूज़ हो चुके हैं और वो अभी भी सिस्टम में, उनको दे देते हैं। कई दफ़ा ऐसा हो सकता है वो कहेंगे जी पुराने असाइलम सीकर्स हैं कि इस डेट से पहले असाइलम किया था, चलो हम इनको दे देते हैं। कोई पता नहीं कि वो किस पॉलिसी को किस तरह से लेकर आएँ, अनाउंस करें कि ना करें, या अपने इंटरनल रिव्यूज़ में कर दें। सो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपना केस सिस्टम के अंदर रखें, कुछ ना कुछ चलाते रहें। चाहे एक फ्रेश क्लेम डाल दिया, फ्रेश क्लेम रिफ्यूज़ हुआ, डजंट मैटर, आप उसके रिफ्यूज़ल के पॉइंट्स को लेके उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करके दोबारा डाल सकते हैं उसको। सो कुछ ना कुछ चलाते, या तो ये है ना कि आप वापस चले जाएं, जो कानून कहता है कि भाई आपका केस रिफ्यूज़ हुआ, यू शुड गो बैक। अगर आप वापस नहीं जा सकते किसी वजह से और आपने यहीं पे रहना है, तो खाली हाथ बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। दूसरा सवाल आपने पूछा जी 7 इयर्स वाला, कि बच्चे तो उसी तरह से होते हैं, अब उनको 2.5 साल की लीव मिलती है, पहले इंडेफिनिट मिलता था। पहले था जी DP 96। DP 96 के अंदर ये कहा गया था कि जब बच्चों को 7 साल यहाँ पे हो जाते हैं, वो इतने सेटल हो जाते हैं कि उनको यहाँ से भेजना गलत होगा, नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए उनको यहाँ पे स्टेटस दे दिया जाए। और वो चीज़ काफ़ी देर चलती रही और बच्चों को सीधा इंडेफिनिट लीव मिलती थी, उसके साथ उनके माँ बाप होते थे, वो भी फैमिली लाइफ कनेक्टेड होती थी, तो माँ बाप को भी इंडेफिनिट लीव मिल जाती थी। अब उसके बाद उन्होंने 2008 में गालिबन उन्होंने DP 96 को उन्होंने डिलीट किया था, आई थिंक इट वाज दिसंबर, और उसके बाद उन्होंने फिर कुछ अर्सा केस लॉ के ऊपर चलाते रहे और फिर 2012 में 2009 में शायद डिलीट किया था, और फिर 2012 में जाके उन्होंने जो आजकल के रूल्स हैं, पैराग्राफ 276 ADE एंड अपेंडिक्स FM, ये अनाउंस कर दिए, जो कि मेरे ख्याल में नहायत ही हुर्मती से लिखे गए कवानीन हैं, लेकिन चलो उन्होंने वो चीज़ बना दी और इसको ही अप्लाई किया जाता है। अब इसके अंदर ये कहते हैं कि जी अगर 7 साल बच्चे को हो गए, शुरू में जब आया था 9 जुलाई 2012 को जो रूल चेंज हुआ था, उसमें सिर्फ इतना था, 7 साल बच्चे को हो गए तो उसको यहाँ पे स्टेटस, और वो 18 साल से कम उम्र का है, उससे कंटिन्यूसली टाइम यहाँ गुजारे, तो उसको स्टेटस दे दिया जाए। अब उसको स्टेटस मिलेगा तो जिसके साथ उसकी फैमिली लाइफ है वो उनको भी स्टेटस मिल सकता है। सो ये एक अच्छी चीज़ थी। फिर उसमें उन्होंने, मेरा ख्याल है 6-8 महीने बाद या उससे भी पहले, उन्होंने एक चेंज कर दी उसमें, जिसमें उन्होंने कहा कि जी एंड इट इज़ अनरीजनेबल टू रिमूव द चाइल्ड। ये जो चीज़ उन्होंने डाली, एंड इट इज़ अनरीजनेबल टू रिमूव द चाइल्ड, इसने सारा कुछ बदला है।
इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रिफ्यूज़ किया गया। अब एक वेव ऐसी आई कि जहाँ पे 9-9 साल, 9.5, 10-10 साल जो बच्चों ने यहाँ पे गुजारे उनको भी रिफ्यूज़ किया जा रहा है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ उसमें चेंज आनी शुरू हुई, कुछ तब्दीली आनी शुरू हुई, कुछ नरमी आनी शुरू हुई। आजकल टाइम थोड़ा सा नरमी वाला है, कंपेयर करें अगर आप पुराने टाइम के साथ, सो थोड़ा नरमी वाला है। सो आपका जो सवाल है, अब मैं डायरेक्टली आपके सवाल पे आता हूँ। आपका सवाल है कि जी क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? सर चैलेंज किए गए हैं, ये आपने पहली दफ़ा नहीं सोचा, इसको बहुत सारे लोगों ने सोचा, बहुत सारे वकीलों ने भी सोचा और इसको चैलेंज किया गया है, लेकिन इस चैलेंज को कोई अहमियत नहीं दी गई और इसमें कोई सक्सेस नहीं हुई। इस चीज़ को ऑलरेडी कह दिया गया है कि ये होम ऑफिस के पास और पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो जो कवानीन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। सो एक बच्चा जो आज से 10 साल पहले यहाँ पे 7 साल गुजारता था उसको इंडेफिनिट लीव मिल जाती थी, और एक बच्चा जो अब यहाँ पे 7 साल गुजारता है उसको इंडेफिनिट लीव नहीं, उसको डिस्क्रेशनरी लीव देते हैं। वो इसलिए कि पार्लियामेंट की मर्जी है। अगर पार्लियामेंट कह दे दिन है या रात है तो वो जो पार्लियामेंट ने कहा वही होगा। अगर पार्लियामेंट कहे कि जी आप आज से सीधा नहीं चलेंगे, आपको उल्टा चलना है वरना आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आप वही करेंगे। ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। सो आप इसको जहां भी चैलेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन ये पहले चैलेंजेस हो चुके हैं और जब तक आप चैलेंज के अंदर कोई और नई शिक डाल के किसी और तरीके से इसको आगे नहीं लेके चलते, ये चैलेंज आपका अभी कामयाब होने वाला नहीं है। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, मैंने 10 ईयर की बेसिस पे ILR प्रीमियम सर्विस में अप्लाई किया था। हाँ, तो उन्होंने सब कुछ का देखने के बाद उन्होंने मुझे एक लेटर दे दिया कि आपकी एप्लीकेशन वैलिड है जी तो मेरे चूंकि बैकग्राउंड में 1-2 रिफ्यूज़ल आ गए थे तो कह रहा है कि हमने उसको देखना है। जी। तो मेरा वीज़ा वैलिड था 2018 तक। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो आज मंडे है, मंडे या ट्यूसडे हम आपको कॉल करेंगे। अगर उन्होंने ट्यूसडे तक मुझे फ़ोन नहीं किया तो क्या मैं उनको चेस कर सकता हूँ? अच्छा, और बताइए। और दूसरा सवाल है कि वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके डिपेंडेंट है मेरे पास ना, 2, एक वाइफ है और एक बेटी है। जी तो कह रहे थे कि उनकी वीज़ा भी 2018 तक है, तो बता रहा था कि आप उस वक्त तक उनको चला सकते हो अनटिल अगर आप कोई उसको उनकी स्टेटस चेंज ना करवाओ। तो मेरे बस यही मेरे एक दो सवाल थे। ओके, थैंक यू वेरी मच। योर वेलकम जी, योर वेलकम। ये जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि जी आपके वाइफ का और बच्ची का डिपेंडेंसी वीज़ा है और वो चल रहा है 2018 तक, तो वो उसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो आप चला सकते हैं। देखिए, होम ऑफिस की तरफ से एक कंसेशन दिया गया है और वो ये है कि हम ये समझते हैं कि जब आपने अप्लाई करना है इंडेफिनिट लीव के लिए, आपको अभी इंडेफिनिट लीव मिली नहीं है, अगर आपकी वाइफ और बच्चे का स्टेटस अभी चल रहा है और उनके पास अभी काफ़ी वीज़ा बाकी है, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपके लिए ये सेंसिबल चीज़ बनेगी कि पहले आप अपने लिए अप्लाई करें, जब आपका स्टेटस हो जाए तो आप उनको चेंज करें। ये कंसेशन है जिसके लिए वो कहते हैं कि जी आपको जब इंडेफिनिट लीव मिल गई उसके बाद टेक्निकली देखा जाए तो आपकी वाइफ का और बच्ची का वीज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके डिपेंडेंट के तौर पे थे और जो वीज़ा आपका था वो तो अब रहा ही नहीं। तो वो जिस जाल के साथ आप लटक रहे थे, जिस मकड़ी के जाले के साथ आप लटक रहे थे, वही चीज़ खत्म हो गई ना, तो आप किस चीज़ के साथ लटक रहे हैं? ये बात बनती है, ये टेक्निकली है। लेकिन इसके ऊपर होम ऑफिस का कंसेशन है कि अगर आपने साथ ही अप्लाई नहीं किया तो डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज उनके पास वैलिड वीज़ा है, हम उनको इलीगल नहीं करेंगे। बट इसका मकसद क्या है कि एज सून एज पॉसिबल आप चेंज कराएं उनका स्टेटस, क्योंकि उनका स्टेटस उस पर तो नहीं चलना चाहिए ना कि वो कोई टियर 1 डिपेंडेंट पे चल रहे हैं या टियर 2 डिपेंडेंट पे चल रहे हैं, क्योंकि वो टियर 1 या टियर 2 का जिस वीज़े के साथ डिपेंडेंसी उनको मिली थी वो एक्चुअली अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो ख़त्म हो चुका है। सो इसलिए मेरा आपको यही जवाब होगा इसके अंदर कि टेक्निकली स्पीकिंग आपको जो चीज़ करनी चाहिए, ठीक है अभी आप ना करें, उनका 2018 तक वीज़ा है, आपको जब इंडेफिनिट लीव मिल जाती है तो फिर आप उनको ज़रूर स्विच करवा लीजिए, ज़रूर चेंज कर लें। बिकॉज आप ठीक है उनको लटका सकते हैं कि अच्छा 2018 तक मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर क्या होगा? 2018 में जाके आप पहली दफ़ा उनके लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा जो उनको मिलेगा, 2.5 साल का स्पाउस वीज़ा। उसके बाद फिर 2.5 साल गुजरने के बाद आप दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे और फिर 2.5 साल गुजरेंगे। सो आप अभी 1.5-2 साल अगर बचा सकते हैं तो वाई नॉट? कोई सेंस नहीं बनती ना उसको देर लटकाए रखने की। दूसरा सवाल आपका कि आपने सेम डे सर्विस में अप्लाई किया, मैंने पहले भी कहा था कि आजकल वो ये बहुत कर रहे हैं कि आप प्रीमियम सर्विस पे जाते हैं और ज़रा सी चीज़ निकाल के आते हैं, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वी नीड टू लुक एट इट सेपरेटली। सो प्रीमियम सर्विस का क्या फ़ायदा हुआ भाई?
प्रीमियम सर्विस का मकसद ये होता है कि आपको उसी दिन स्टेटस मिल जाए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो डजंट मैटर। आपको उन्होंने कहा था कि जी आप एक हफ्ता इंतजार करें, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सांस रोक के बैठे इंतजार कर रहे हैं कि जी एक हफ्ता गुजर गया तो जैसे ही घंटे पूरे हुए मैं घड़ी देख रहा हूँ तो मैं शुरू कर दूँ। बट डेफिनेटली आपके पैसे लगे हैं, आपका केस है, आपकी ज़िंदगी है, आप उनको जितना भी चेज करना चाहें शौक से चेज करें, कोई गलत बात नहीं है। आपका हक है कि आपने एक प्रीमियम सर्विस के लिए पैसे पे किए हैं, आप जाहिर है बेसब्रे हैं, जानना चाहते हैं क्या हुआ आपके केस के लिए, दैट इज व्हाई यू डूइंग इट। सो आपको हफ्ता लटका दिया जाए तो भाई किस चीज़ के लिए, ज़रूर चेस करें, आप ज़रूर पता करें वहाँ से क्या हो रहा है, कोई उसमें मजायका नहीं, कोई बुराई नहीं। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मैं अली बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अली साहब, मैं भी अली बात कर रहा हूँ, जी बताइए। जी थैंक यू। जी जी, मैंने रिटेन ऑफ राइट्स की एप्लीकेशन मैंने डाली है हाँ हाँ, यूरोपियन बेसिस के ऊपर। मैं यूरोपियन स्पाउस आया था पाकिस्तान से, अच्छा तो अभी मैंने डाली है, लेकिन मेरे पास जो भी मैंने प्रूफ लगाया मेरे ओनली अपने एविडेंस हैं, मेरी वाइफ के कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा। मेरे काम के जो 1 साल इकट्ठे रहे हैं, शादी को 7-8 साल हो चुके हैं, अभी इंग्लिश डिवोर्स हो चुकी है। जी। तो बताएंगे मुझे रिटेन ऑफ राइट्स के कितने चांस है, मुझे मिल जाएंगे अपने एविडेंस के ऊपर? बस यही सवाल है आपका? जी सर। ओके चलें, आप गौर से सुनिए। आप जब भी मुझसे कोई ऐसा सवाल करेंगे ना कि जी मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, आपको मेरा जवाब हमेशा यही मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो इसलिए कि अगर तो केस आपका मैं खुद तैयार करता हूं तो मेरे पास फिर भी कोई आइडिया होता है कि आपका केस मैंने तैयार किया है, इसमें क्या चांसेस बनते हैं, अब मैं आपको उसके मुताबिक गाइड कर सकता हूं। लेकिन जब आप मुझे बताते हैं कि जी मैंने वहाँ पे रिटेंशन ऑफ राइट्स की एप्लीकेशन की है, मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मैंने सिर्फ अपना एविडेंस लगाया है, तो मैं आपको और इस पर कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि जो आपने मुझे बताया वो मुझे काफ़ी नहीं लगता, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन सारी बेस करती है आपकी वाइफ के ऊपर कि वो यहाँ पे अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करते रही हैं थ्रू आउट द क्वालिफाइड पीरियड। अब आपका जो क्वालिफाइंग पीरियड बनता है वो कौन सा बनता है? जब से आपकी शादी हुई, जब से आप यहाँ पर आए, जब से वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं और जब तक आपकी डिवोर्स होती है। अब ये सारा टाइम पीरियड आपको देखना है। उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने उनके कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाया, आपने कुछ प्रूव नहीं किया कि शी रिमेन्ड क्वालिफाइंग पर्सन थ्रू आउट, यानी वो थ्रू आउट अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी, यानी आपने प्लस आपने कोई एविडेंस नहीं लगाया कि आपकी कोई हैबिटेशन थी, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इसमें स्टेटस मिलेगा? सर मुझे इसमें थोड़ी वीकनेस नज़र आती है, मैं इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपने अपनी वाइफ की तरफ से कुछ भी नहीं लगाया तो जो मेन चीज़ है, जो इंजन है गाड़ी का, वो तो आपने लगाया नहीं, और आप गाड़ी से एक्सपेक्ट करें कि जी ये स्टार्ट हो और फिर चले वहाँ पे, तो वो मुश्किल होगा। ऑलराइट सर, बट बेस्ट ऑफ लक एनीवे, मैं और इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा आपको। नाज़रीन, अब हमारे आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जी प्लीज़ छोटे से सवाल, वन लाइनर्स का मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा अगर आपने वन लाइनर ही लिखा। अब वन लाइनर क्या होता है? जैसा अभी इन साहब ने पूछा, आई हैव मेड, अभी एक मुझे आया था, ऐसा सवाल आया था कि जी मैंने एप्लीकेशन की है बच्चों की 7 साल की बेसिस पे, विल, वन लाइन क्वेश्चन इज विल आई गेट स्टेटस? आई कांट गिव यू एन आंसर जी, मैं इसके ऊपर आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछें कि जी मैंने बच्चों की बेस पे अप्लाई करना है, कौन सी एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई करना है, कितनी होम ऑफिस की फीस है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं साथ, वो भी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो भी आपके केस टू केस डिपेंड करते हैं। अभी मुझे किस तरह कई इस तरह के सवाल आते हैं, मैंने ये चीज़ अप्लाई करनी है, मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दें, मुझे बताएं इसमें कितने पैसे हैं, कौन सा फॉर्म है, फॉर्म्स के अंदर मुझे क्या चीज़ें लिखनी, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर भाई ये सब कुछ मैं आपको करके दे रहा हूँ तो फिर मैं काम किस चीज़ का करता हूँ जी? हमने भी रोजी रोटी कमानी है, इसी चीज़ का मैं कमाता हूँ। अगर आप अपना काम करवाना चाहते हैं तो आप मिल लीजिए या अपनी कंसल्टेशन बुक कर लें। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कंसल्टेशन आप फ़ोन पे करें, ईमेल पे करें, स्काइप पे करें, इन पर्सन करें, जहाँ भी करना चाहते हैं, मैनचेस्टर करना चाहते हैं, बर्मिंघम करना चाहते हैं, लंदन करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मैं इन सब चीज़ों के अंदर आपके लिए आपके पास हाजिर हूँ। अब मैं कुछ पाकिस्तान का भी सेटअप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर वो चीज़ बन जाती है तो वो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना कहता चलूँ कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका वकील है, जो भी आपका काम कर रहा है, उसके साथ आपका राब्ता रहता है और आपको पता होता है कि आपके केस में क्या हो रहा है, तो वो अच्छा होता है। लेकिन अक्सर एक इशू होता है लोगों को कि जी उनको पता नहीं चल रहा कि क्या चीज़ चल रही है। सिर्फ इसलिए मैं आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने केस, स्पेशली अपनी अपीलों के ऊपर नज़र रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। जिससे मैंने पहले बताया, बुध वाले दिन इंशाल्लाह मैनचेस्टर में मुलाकात हो रही लोगों से, और अगले हफ्ते बुध वाले दिन बर्मिंघम में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।